हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो उम्मीद करता हूं जेई की प्रिपरेशन आप अपने अच्छे लेवल से कर रहे होंगे और जेई की इसी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए सीएलसी का एक और प्रयास गुरु नीति के रूप में, जिसमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं पिछले 3 सालों के सारे जेई मेंस के जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस, ताकि टॉपिक वाइज, ताकि आपको पता लग जाए कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कितना उनका डिफिकल्टी लेवल है और किस तरह से उनको सॉल्व करना है जेई मेंस के हिसाब से। तो उसी कड़ी में हमारी फिजिक्स की यूनिट 6 की गुरु नीति, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वेव थ्योरी और एसएचएम। इसमें हम सारे 3 साल 19, 20 और 21 के अभी तक के जितने भी जेई मेंस के अटेम्प्ट हुए हैं सब में पूछे गए जेई मेंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, किस तरह से इनको सॉल्व करना है उस टाइम पीरियड में जो आपको एग्जाम में मिलता है, उसमें कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। और साथ में क्वेश्चंस के दौरान भी आपको ट्रिक्स और जो हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, वो सब आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझें, क्योंकि ये आपके जेई मेंस में 2021 के जो बचे हुए अटेम्प्ट है उसमें भी आपको ये काफी सपोर्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। इसमें आपको दो स्ट्रिंग दी हुई है एक्स एंड जेड मेड ऑफ सेम मटेरियल, है ना, हैव सेम टेंशन। अब यहां पर सेम मटेरियल बोल दिया। मटेरियल सेम बोलते ही क्या क्या चीज सेम हो जाती है? जो भी मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं जैसे कि इलास्टिसिटी और उसका डेंसिटी, है ना। हैव टेंशन tx tz in them, their fundamental frequencies are these। ठीक है, तो रेशियो ऑफ tx एंड tz। अब यहां पर आइडेंटिकल स्ट्रिंग और बोलने का मतलब क्या है? देखो, आइडेंटिकल वर्ड का मतलब होता है उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर सेम होना। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ। तो आइडेंटिकल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि एल एक्स इक्वल्स टू एल जेड और एरिया ऑफ एक्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ जेड। ठीक है, फिर सेम मटेरियल बोलने का मतलब क्या होता है? सेम मटेरियल का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ जेड और वाई एक्स मतलब वाई जेड। बेसिकली यहां पर y क्या है? यंग्स मॉडुलस। पिछली यूनिट में इलास्टिसिटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। तो जिसको इलास्टिसिटी वाले यूनिट अगर अभी भी डाउट्स आ रहे हैं तो वो यूनिट 5 की गुरु नीति देख लें, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो यहां पर ये आपका, अब इसमें टेंशन tx और tz बोला हुआ है, देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर दिस, देन रेशियो ऑफ tx एंड tz। यहां पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी बोला है। देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? 1/2l रूट ऑफ t बाय म्यू, है ना। म्यू होता है डेंसिटी इंटू एरिया, तो मैं इसको 1/2l t रो इंटू एरिया लिख सकता हूं। आपको रो ऑलरेडी सेम दिया हुआ है, एरिया सेम दिया हुआ है, लेंथ सेम दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इसका मतलब एफ एक्स बाई एफ जेड टी एक्स बाई टी जेड। ठीक है, अब एफ एक्स कितना हो जाएगा? यहां पर मेरे पास एफ एक्स आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है 450 और 300, तो इसको मैं लिखता हूं 450 डिवाइड बाई 300 टी एक्स बाई टी जेड। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 9/4 इज टी एक्स बाई टी जेड। तो टी एक्स बाई टी जेड इज 9/4। 9/4 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा? 2.25। तो ये आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाएगा। ओके बच्चों, नोट करें इसको। बच्चों, शुरुआत करते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। जो एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ को रीड करने से पहले देखो, ग्राफ यहाँ कॉस से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ y को मैं लिखूंगा कॉस का फंक्शन a cos ओमेगा t। ओके, क्योंकि टाइम की वैल्यू 0 डालने पे फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए, तो इसीलिए ये कॉस का फंक्शन होगा। अब यहां पर देखो, y अगर cos का फंक्शन है तो वेलोसिटी किसका फंक्शन हो जाएगा? dy बाई डी टी। वेलोसिटी हो जाएगा साइन का फंक्शन। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, मैं खाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी। ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अगेन cos ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर अपन अलग अलग चीजों को देखते हैं। फोर्स डिस्प्लेस, फोर्स इज 0 एट टी। देखो,
पार्टिकल 3t/4 पे कहां पे, 3t/4 पे पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, तो 3t/4 पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब फोर्स क्या होता है k इंटू एक्स, या आप इसको x लिख दो, चलो y के बजाय x लिख दो, है ना, x से अपन इक्वेशन लिखते हैं एसएचएम की, तो यहां पर ये x आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है kx, तो ये हो जाएगा x 0 होने का मतलब फोर्स भी 0, सही बात है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, कैपिटल T यहां पे देखो पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो कैपिटल T पर x की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम a के बराबर, है ना। अब यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है, इट मींस यहां पे वैल्यू की बात की गई है कि वैल्यू जो है वो यहां पे मैक्सिमम होगी। देखो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा ना इसमें। स्पीड मैक्सिमम t/4, t/4 पे देखो पार्टिकल कहां है, मीन पोजीशन, तो यहां पे है x इक्वल्स टू 0, तो हमें पता है मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती है बेटा, मैक्सिमम। यहां पे तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी सी, और डी को देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी t/2, t/2 मतलब कि ये वाला टाइम, यहां पर पार्टिकल रेस्ट में होगा, तो रेस्ट होने का मतलब इस पोजीशन में रेस्ट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, तो आपस में ये तो इक्वल नहीं है ना, ये गलत हो गया। मेरा सेकंड ऑप्शन ए बी सी तीनों यहां सही होंगे। ओके बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन सही है अपना। आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में वायर जिसकी डेंसिटी आपको दी गई है और स्ट्रेच किया गया है 2 क्लैंप 1 मीटर अपार्ट, द रिजल्टिंग स्ट्रेन इन वायर इज दिस, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको बताना है कितनी होगी वाइब्रेशन की। देखो हमें पता है जब एक तार को आप दोनों सिरों से खींच देते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा 1/2L रूट ऑफ टी बाई म्यू। 1/2L, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है, चलो ठीक है। थोड़ा सा रूट टी बाई म्यू पे हमको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूं टी रो और एरिया। भाई म्यू का मतलब क्या होता है बेटा, मास इंटू लेंथ, मास बाय लेंथ। मास को मैं लिखूंगा डेंसिटी लेंथ एरिया और लेंथ, तो लेंथ से लेंथ खत्म, ये हो जाएगा रो इंटू एरिया, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा रो इंटू एरिया। अब यहां पर एफ इक्वल्स टू 1/2, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर। अब देखो यहां पर सबसे पहले जब आप किसी वायर को खींचते हो ना, तो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, टेंशन एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स ही है। तो देखो हमें पता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है y, तो यहां पर t बाई ए क्या है, स्ट्रेस ही तो है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इज y इंटू स्ट्रेन। ओके, अब इन्होंने देखो हमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया हुआ है, यहां पर डेंसिटी दी गई है ना, तो स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है। चलो तो T बाई ए को तो मैं लिखूंगा स्ट्रेस बाई रो। अब मुझे बताओ कोई चीज बची क्या है जो हमें फॉर्मूला में नहीं, जो हमें पता नहीं हो। Y स्ट्रेस को क्या लिखूंगा y इंटू स्ट्रेन रो। बच्चों यहां पर अब हमें केवल डेटा पुट करना है, तो डेटा पुट करने के लिए देखो यहां पर हाफ, y की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे, y की वैल्यू दी गई है 9 गुणा 10 की घात 10। फिर इसके बाद मुझे दिया गया है स्ट्रेन का मतलब यहां पर हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴। उसके बाद रो यहां पर देखो इन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो बेटा कितना आ जाएगा, 9 से 9 कटेगा, 3 पावर से 7 और इधर, तो ये बचेगा 1/2 4.9 इंटू 10⁻3, तो 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 70/2 यानी कि 35। तो 35 जो है यहां पर वो नियरेस्ट इंटीजर में अपना आंसर आ जाएगा 35 हर्ट्ज। ओके बच्चों, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना 2 चैप्टर के इजी से कंसेप्ट को आपस में मिला दिया गया है, इतना तो कर सकते हैं वो, है ना, इसके लिए हम प्रिपेयर हैं, है ना। ओके बच्चों, अगला आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में यूनिफॉर्म थिन रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर मास दिस हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट एंड ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। देखो यार रस्सी का भी मास दिया हुआ है ना, 2 किलो तो ब्लॉक का मास है, 6 किलो रस्सी का मास है,
तो यहाँ बोल रहा है ट्रांसफर शॉर्ट वेव वेवलेंथ दिस इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप वेवलेंथ ऑफ द वेव ट्रेन। तो यहाँ पर वेव ट्रेन, जैसे यहाँ पर अपन ने एक पल्स प्रोड्यूस की, जब ये यहाँ पहुंचेगी तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये λ1 मान लेते हैं, इसको λ2 मान लेते हैं, है ना। अब देखो इस पूरे केस में ध्यान रखना, मीडियम जो है ना वो केवल वेवलेंथ और स्पीड को अफेक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी को कभी भी मीडियम अफेक्ट नहीं करता। फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स डिसाइड करता है। सोर्स जब तक फिक्स है तो यहाँ पे जो सोर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स की जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी ही वेव की होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना F1 और F2 तो सेम होगा। अब हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लैम्डा, तो F सेम है, इसका मतलब V1 अपॉन λ1 इक्वल्स टू V2 अपॉन λ2। तो मुझे यहाँ पर क्या पूछा है कि जब ये रस्सी के ऊपरी छोर पर पहुंचेगी, ऊपरी छोर मतलब λ2 पूछा है, तो λ2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा V2 डिवाइड बाई V1 λ1, यही होगा। तो λ2 इज V2 बाई V1 λ1। अब यहाँ पे V2 को मैं लिखूंगा T2 बाई T1, भाई V जो है वो रूट T पे डिपेंड करता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। तो टेंशन और ये λ1, क्या यहाँ पर T2 की वैल्यू हमें पता है, देखो ऊपरी पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा 6 + 2G, है ना, 6 + 2 पूरा वेट आ गया ना यहाँ तो, और नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन केवल 2G। और λ1 कितना है बेटा, λ1 है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख दो। तो सॉल्व करने पे देखो ये कितना आ जाएगा, G से G कटेगा, 4 बार कटेगा तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमेशा नोट्स में होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपके नोट्स में ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर करवाया गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी बेसिक, और मेंस के जो लेवल है वो बेसिक क्वेश्चंस पे ही होता है। ओके बच्चों, तो नोट करें इस क्वेश्चन का, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। बच्चों हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 5 पे। इसमें आपको ब्लॉक दिया हुआ है मास m का, जिसको अटैच किया हुआ है मासलेस स्प्रिंग में, जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है एम्पलीट्यूड a से ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ हाफ ऑफ मास ऑफ ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ, है ना, व्हेन इट पासिंग थ्रू मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा अगर पहले a था तो। देखो यहां पर क्या हुआ है बच्चों, एक मास जो है वो इस तरह से स्प्रिंग के साथ ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। अब यहां पर जब ये मास ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो इस केस में ये बोल रहे हैं कि आधा मास जो है ना वो आधा मास इसका ब्रेक ऑफ हो गया। ब्रेक ऑफ होने का मतलब क्या है कि जहां पे जो वेलोसिटी है ना उसको अफेक्ट नहीं हुआ है, वो खाली इससे अलग हो गया बस। तो ये m/2 m डैश और m डैश दो हिस्से हो गए। इसकी वेलोसिटी अभी भी उतनी है, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी v थी, इसकी भी v है, इसकी भी v है, लेकिन अब यहाँ पे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ केवल कौन सा मास है, ये जो आधा हिस्सा है वही जुड़ा हुआ है स्प्रिंग से। तो देखो यहां पर स्पीड जो मैक्सिमम है ब्लॉक की, पहले जितनी थी उतनी अब भी है ना। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बेटा, ओमेगा इंटू ए, इसको ओमेगा डैश ए डैश, इसको ओमेगा इंटू ए कर देते हैं। तो यहां पर स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ब्रेक ऑफ जो वर्ड लिखा है ना वो ये, एक तो ये होता है कि ये पार्ट अगर रुक जाता, ब्रेक ऑफ मतलब इसको अपन रोक देते कैसे भी करके, तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे भी सही तो भी मास तो एम डैश और एम डैश दोनों का मिला के अभी भी एम है ना। बस ये कि अब इस सिस्टम के साथ नहीं चलेगा, है ना, बाद में इस क्षण के बाद, इस इंस्टेंट के बाद वो इसके साथ नहीं चलेगा। केवल ये बचा हुआ ब्लॉक तो स्प्रिंग के साथ मूव करेगा और ये v स्पीड से आगे जाता जाएगा। बाद में ग्रेविटी हो सकता है इसको नीचे गिरा दे, है ना, वो चीज। तो यहाँ ओमेगा क्या हो जाएगा अपने पास, रूट ऑफ k बाई m। m कितना हो जाएगा, m/2 a डैश, और पहले कितना था मास m a, तो a डैश हो जाएगा मेरे पास a/√2। ये हो जाएगा a डैश बराबर a/√2। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। ठीक है, तो f की वैल्यू जाएगी 1/√2 और इतना टाइम्स ये मास हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई कंफ्यूजन इसमें, तो नोट करें इसको। अगला आता है सिक्स्थ में आपको बोला है कि ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स, दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है। यहां पर देखो दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कंसेक्यूटिव वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है। मतलब ऐसा मत सोचना कि 5 मीटर दो एक के बाद एक आने वाले क्रेस्ट की डिस्टेंस, ऐसा नहीं बोला है। दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। तो मैं मान लेता हूं दो क्रेस्ट, जैसे ये एक लेमडा होता है, तो मैं मान लेता हूं दो क्रेस्ट पता नहीं कितना दूर है, लेकिन जो भी होगा इंटीजर मल्टीपल आएगा लेमडा का। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं n1 लेमडा, इसको मान लेता है 5 मीटर। पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी। और ये बोल रहे डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। अब एक क्रेस्ट ये सी टी सी टी
सी। अब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, पर मुझे नहीं पता कौन सा क्रेस्ट और कौन सा ट्रफ, तो मैं मान लेता हूं कि मान लो ये वाला रहा होगा और ये वाला रहा होगा। तो देखो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, अगले ट्रफ के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होती है, तो लैम्डा बाई टू फिर लैम्डा बाई 2, तो ऐसा हो सकता है n2 प्लस हाफ लैम्डा बाई 2, मतलब कि n2 प्लस हाफ लैम्डा, मान लो ये अपना रहा होगा बराबर कितना दिया हुआ है 1.5 ये। अब यहां पर आप दोनों को सॉल्व करोगे तो n1 लैम्डा n2 प्लस हाफ लैम्डा इक्वल्स टू 5/1.5, लैम्डा से लैम्डा कटेगा और ये आ जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 10 टाइम्स, इसका मतलब 3n1 इक्वल्स टू 10n2 प्लस 5। ओके, तो 3n1 माइनस 5, या ठीक है यहां तक अपन लिख देते हैं इसको, है ना, ये अपने पास यहां पे डेटा आ गया। अब अपन इस डेटा को अगर देखें तो कौन सा डेटा इसमें जो है, ये बोल रहे हैं कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, और n1 n2 इंटीजर भी आने चाहिए और ये आपस में सेटिस्फाई करने चाहिए। चलो अगर मैं n की वैल्यू 1 मानता हूं, तो देखो n1 की वैल्यू 1 तो मान नहीं सकते क्योंकि यहां फिर 3 आएगा, तो मैं ऐसा करता हूं n की वैल्यू को मैं ऐसा करता हूं, मानता हूं, क्या मान सकते हैं अपन n की वैल्यू को 5 मानो तो 15 आएगा, इधर नहीं, इधर ये ज्यादा आ जाएगा, तो 3n1, यहां पर मैं n की वैल्यू को छोटा मानता हूं, चलो n की वैल्यू यहां पर मैं n1 को लिख देता हूं 10n2 प्लस 5/3, और दोनों इंटीजर आने चाहिए, तो n1 n2 की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे ऑप्शंस की भी अगर अपन मदद लें, चलो मैं लैम्डा को 1 मानता हूं, तो लैम्डा अगर 1 मानता हूं इसका मतलब यहां पर n1 जो है वो कितना रहा होगा 5, तो अगर मैं इसमें 5 रखता हूं तो 5 3 15, और ये n2 कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर ये 15 है 5 इधर आ रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, और 1 से 1.5 0.5 यानी कि n2 आ जाएगा मेरे पास इंटीजर। बच्चों भी यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए n1 और n2 की वैल्यू हमें एज्यूम करनी होगी, तो मैं एक बार देखो n1 की वैल्यू यहाँ 3n1 और ये 10n2 है, तो इसको अगर मुझे इक्वल करना है तो n1 को n2 से ज्यादा लेना पड़ेगा। चलो मैं एक बार n2 को 1 मानता हूं, तो ये कितना आएगा 10 इंटू 1 और 5 15, और इधर फिर मुझे n1 को अगर मैं 5 मान लेता हूं, तो देखो 5 इंटू 3 15, इधर भी 15, तो ये मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 इंटू लैम्डा n2 की n1 की वैल्यू कितनी है 5 आई ना, तो 5 इंटू 5, इसका मतलब यहां पर मेरे पास देखो क्या आ जाएगा बेटा 5 लैम्डा बराबर 5, ये कौन सी इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन 1 दिया अपन ने, तो बाई 1, तो इसका मतलब लैम्डा कितना आ जाएगा 1 मीटर, तो लैम्डा 1 मीटर पॉसिबल है, तो लैम्डा 1 मीटर पॉसिबल है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहां 1 दिया हुआ, बाकी 3 ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। चलो एक और वैल्यू चेक करता हूं, मैं ऐसा करता हूं यहां पर n2 की वैल्यू को 4 मानता हूं, n2 की वैल्यू 4 मानता हूं, भाई आप 2 मान के चेक करो, 2 मान के चेक करोगे तो भाई n2 की वैल्यू 1 से शुरुआत करनी, इंटीजर तो होना ही है, तो 1 देखा, 2 देखोगे तो यहाँ 2 और 25 आएगा, 25 यहाँ 3 को किसी भी गुणा करो तो 25 नहीं आता है, फिर 3 देखो तो यहाँ 35 आएगा, 3 को किसी से गुणा करो 35 नहीं आता, 4 रखो तो 4 पे 45 आएगा, तो इधर 45 आ सकता है ना, तो n2 अगर 4 हो तो इधर 45 आएगा, तो n1 कितना हो जाएगा, n1 जो है वो कितना आ जाएगा 45 लाने के लिए 15, तो n2 अगर 4 हो तो 45, इधर n1 अगर 15 हो तो पॉसिबल है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 15 लैम्डा बराबर 5, तो लैम्डा बराबर कितना आएगा 1/3, तो 1/3 1/1, अगली 1/5, अगला चेक करो 4 का 5 चेक करो तो 55, इधर 55 किसी से नहीं आएगा 3 को मल्टीप्लाई करने पे, 6 पे चेक करो 65 नहीं, 7 पे चेक करो 75, तो अगली n2 की वैल्यू कौन सी आएगी 75 इधर और इधर 25, तो अगला आएगा n2, जैसे एक ग्रुप बना रहा हूं मैं, अगला n2 कौन सा आएगा बेटा 25, n2 25 नहीं, n2 आएगा 7, अगला n2 आएगा 7 और n1 आएगा 25, तब ये वापस इक्वेशन बैलेंस होगी, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है ना, इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं, ये अपने बस वो इक्वेशन बैलेंस करते जाओ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन नोट्स में भी डालते रहने चाहिए अपने, ताकि आप जेईई मेंस के जब रिवीजन करें आपको इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। ओके बच्चों,
फिर आएगा अपना सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में आपको बोला है ड्राइवर ऑफ बस अप्रोचिंग ए बिग वॉल नोटिस दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज बस हॉर्न चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। देखो यहां पर जब ड्राइवर जो है वो एक दीवार की तरफ जा रहा है, ध्यान से समझना बच्चों, यहां जितनी फ्रीक्वेंसी दीवार ऑब्जर्व करती है, रिसीव करती है, उसी को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जब गाड़ी वाले की फ्रीक्वेंसी यहां एफ नॉट है, ये साउंड जब चलते चलते यहां पर दीवार तक आएगा तो दीवार कुछ F1 सुनेगी, जितना दीवार सुनती है उसी को वो रिफ्लेक्ट करती है और फिर उसी को फिर वापस डॉपलर की मदद से F2 सुनाई देता है। तो दो बार डॉपलर लगता है, पहले वाले F1 के लिए दीवार को ऑब्जर्वर मानना है और बाद वाले F2 के लिए दीवार को सोर्स मानना है। तो F1 तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट सी माइनस वीओ अपॉन सी माइनस वी एस, ये कार की स्पीड मान लो v है। फिर F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा F1 c माइनस ऑफ माइनस v अपॉन c 0। फिर F1 की वैल्यू यहां डालो तो फाइनली F2 कितना आ जाएगा मेरे पास, एफ नॉट c अपॉन c माइनस v c प्लस v अपॉन c एफ सी प्लस वी अपॉन सी माइनस v। हो गया F2। अब यहां केवल वैल्यू पुट करनी है। देखो F2 कितना दिया आपको, 490, 420, फिर उसके बाद C कितना दिया मेरे को, 330 प्लस V हमें बताना है, ठीक है। और यहां 330 माइनस V। देखो 70 से ये 6 टाइम और ये 7 टाइम्स कैंसिल, तो 7 इंटू 330 माइनस 7V, 6 इंटू 330 प्लस 6V। तो 7 और 6 13, इधर आ जाएगा 330, इधर हो जाएगा 13V। तो V कितना हो जाएगा बेटा, 7 और 6 13 और इधर आ जाएगा 330, तो 330 बाई 13, तो 13 से अभी मीटर पर सेकंड में आया, आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा अपने पास 18/5 के हिसाब से देखोगे तो ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट 666। ये 5 से कैंसिल होगा, 66, बिल्कुल ठीक है। और 66 इंटू, और ये कितना आएगा 13 और 5, ये आएगा ऑलमोस्ट 1.4। 66 और 1.4 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 66 और 1.4 हो जाएगा मेरे पास 91 के आसपास, है ना। तो अपना ऑप्शन यहाँ कौन सा आ जाएगा 7 में, 91 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, तो नोट करें इस क्वेश्चन को। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब ट्यूब को फिल किया जाता है, वाटर लेवल 17 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, इट रेजोनेंस विद ए ट्यूनिंग फॉर्क। व्हेन वाटर लेवल को रेज करते हैं नेक्स्ट रेजोनेंस के लिए विद सेम ट्यूनिंग फॉर्क अकर्स एट दिस वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितना है। देखो हमें पता है कि नेक्स्ट रेजोनेंस आ रहा है, दो रेजोनेंस के बीच का गैप हमेशा λ/2 होता है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ है, देखो ये तो बॉटम से लेंथ नापी इन्होंने, तो पहले पानी का लेवल यहां रहा होगा और ये 17 सेंटीमीटर जो है वो पानी का लेवल था। फिर बाद में इन्होंने वाटर लेवल को बढ़ा के कितना किया, इन्होंने 22.4 कर दिया, बाद में पानी को यहां पे लेके आ गए, तो ये 24.5 है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट रेजोनेंस है, अपन रेजोनेंस ऊपर से काउंट करते हैं, अपन लेंथ ऊपर से काउंट करते हैं, है ना। लेकिन हमें इतना पता है कि दो जो लेंथ होती है उन दोनों लेंथ के लिए यहां पर जो डिफरेंस होता है, दो कंसेक्यूटिव लेंथ का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा λ/2 होता है, ये तो पता है ना आपको। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा L इक्वल्स टू λ/4, दो कंसेक्यूटिव मोड होने चाहिए, लेकिन मतलब एक रेजोनेंस और उसके बाद जस्ट अगला या जस्ट पिछला, तो जस्ट अगला या जस्ट पिछले से डिफरेंस हमेशा λ/2 का होता है। तो यहां ये λ/2, डेल्टा L निकाल लो, 24.5 माइनस 17 इज λ/2, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा 7.5 और 2 15, तो 15 सेंटीमीटर जो है यहां पर आ जाएगी वेवलेंथ। आपको क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v/λ, तो v हो जाएगा मेरे पास 330 डिवाइड बाई लैम्डा, 15 सेंटीमीटर को मीटर में लिख दो तो -2 और आ जाएगा। तो ये कितनी बार कटेगा, 22, तो आ जाएगा 22 हर्ट्ज, 00 हर्ट्ज। ये मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। ओके बच्चों, तो इजीली क्वेश्चन हो रहा है।
देन नाइन्थ क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ एयर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस डेल्टा पी क्रिएटेड बाय साउंड वेव। अब यहां पर जो इन्होंने हमें प्रेशर डिफरेंस दिया है, देखो प्रेशर डिफरेंस क्या होता है बेटा, डेल्टा पी, इसको हम लिखते हैं बी के एस नॉट, बी को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा, बल्क मॉडुलस और स्पीड ऑफ साउंड में क्या रिलेशन होता है, रूट ऑफ बी बाई रो, है ना। बी को कई बार के भी बोल देता है, लेकिन यहाँ के प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है ना। तो ये हो जाएगा बी इज वी स्क्वायर रो, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो बी आ जाएगा, के को मैं लिखूंगा 2 पाई बाय लैम्डा और एस नॉट और डेल्टा पी। तो एस नॉट को मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहां पर डेल्टा पी, रो को मैं लिखूंगा, बी को लिखूंगा रो इंटू वी स्क्वायर, तो इसको मैं हटा देता हूं और बी की जगह लिखूंगा वी स्क्वायर रो। तो एस नॉट हो जाएगा डेल्टा पी इंटू लैम्डा अपॉन वी स्क्वायर रो, और साथ में क्या आएगा 1/2 पाई। अब 1/2 पाई क्या है, एक 1/2 पाई तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इन्होंने बोल दिया कि गुणक नियतांक को 1 मानना है। तो ये जो 1/2 पाई है ना, इसको आपको 1 मानना है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी अपन को, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/2 पाई कांस्टेंट आ रहा है, मल्टीपल कांस्टेंट, इसमें बोला ना टेक द मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट मतलब जो वेरिएबल्स है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, उस कांस्टेंट को आपको 1 मानना है। अब जब क्वेश्चन ने बोल दिया तो मानना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन वाला अगर बोल दे दिन है तो अपन को दिन मानना है, क्वेश्चन वाला बोल दे रात है तो रात मानना है, क्वेश्चन वाले से बहस नहीं करनी है ना। तो क्वेश्चन वाले बोल दिया 1/2 पाई को 1 मानना है तो मानना है, ठीक है। अब इस केस में 1 तो इसको लिख दो। डेल्टा पी कितना दिया बेटा आपको, ये दिया आपको 10। लैम्डा कितना दिया इन्होंने, लैम्डा देखो अपन को यहां पे स्पीड और बाई फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा को अभी फिलहाल मैं वी बाई एफ लिख देता हूं, क्योंकि ये कटेगा इधर 2 बार वी है ना, ये काट दो। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 अपॉन रो वी एफ। तो 10, रो की वैल्यू कितना है 1, वी कितना है 300 और एफ कितना है 1000। तो रो अपॉन वी एफ से ये कितना आ जाएगा मेरे पास 10/3 10⁻⁵। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऑलमोस्ट 3.33 समथिंग डिवाइड बाय 10⁻⁵। तो इसको मैं लिखूंगा 100 इंटू 10⁻⁵ लिख दो। तो इसके आसपास का ऑप्शन कौन सा है मेरा, फोर्थ ऑप्शन, है ना। तो आ गया लगभग ये, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक है। बस ये मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट को 1 लेना था, ये इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है। ओके बच्चों, फिर इसका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। Ring is hung on the nail. It can oscillate without slipping or sliding in its plane at a time period t1। देखो जब ये प्लेन में मूव करेगी ना, ऐसे आपने रिंग को, प्लेन का मतलब इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है, तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे जो एक्सिस है ना वो इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो इनर्शिया आएगा स्प्रिंग का वो कितना, रिंग का कितना रहेगा, वो आ जाएगा ICM mr² प्लस m इंटू आर स्क्वायर। तो ये आएगा 2mr²। और दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस ये है जिसमें प्लेन में ऑसिलेशन हो रहे हैं, और सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि जो रिंग है उसको मैं ऑसिलेट करवाऊंगा इस तरह से। तो अब जो एक्सिस है ना बेटा वो इस तरह की, और ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे और ऐसे। तो इस केस में जो एक्सिस है वो प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पे जो इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा ICM कौन सी वाली हो जाएगी, डायमीटर वाली। तो यहाँ डायमीटर कितना होता है, हाफ mr² प्लस mr²। ये कौन सी थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इधर आ जाएगा 3/2 mr²। अब इस केस में जैसे मेरे पास ये आ गया, तो ये I2 और ये I1, इन्होंने मुझे क्या पूछा है, T1 T2 का रेशियो पूछा है। T का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन mgd। दोनों केस में D तो सेम है ना, हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। यहां D क्या है बेटा, हिंज और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। तो ये जो चीज है ये D है, तो D हो जाएगा यहां पर R, और यहां से भी D कितना हो जाएगा R। तो D तो सेम है, तो D सेम होने का मतलब यहां पे टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी किस पर आ जाएगी, इस प्रोपोर्शनल टू I। तो T1/T2 इक्वल्स टू
I1 बाई I2, I1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, I1 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे I1 है 2mr², ये आ जाएगा 3/2mr², सॉल्व करेंगे mr² कटेगा, ये आ जाएगा 2/√3, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए, 2/√3, ये मेरा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके बच्चों, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये अपना यहाँ पे एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 10th क्वेश्चन। अगले पे आते हैं 11th। 11th में ड्राइवर इन ए कार अप्रोचिंग विद ए वर्टिकल वॉल नोटिस दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इज, ये वापस देखो अभी रिफ्लेक्टेड वाला बताया था, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, F2 इज F0 C प्लस V अपॉन C माइनस V। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो बेटा, काफी जनरल कंसेप्ट है ये ऐसा नहीं कि कोई खतरनाक कंसेप्ट दे दिया, बिल्कुल जनरल कंसेप्ट है ना। तो F0 कितना है 480, ये कितना दिया हुआ था 440, C आपको 345 दिया हुआ है, इसको चलो बाद में लिखेंगे, पहले C प्लस V और C माइनस V लिख देते हैं। ये कटेगा कितना 11 टाइम्स, ये कटेगा 12 टाइम्स, तो 12C माइनस 12V इक्वल्स टू 11C प्लस 11V, कितना हो जाएगा बेटा है C इक्वल्स टू 23V, तो V हो जाएगा C बाई 23 345 बाई 23। अब देखो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 5 से कटेगा कितनी बार 6 और 8, तो ये आ जाएगा 6, 4 बचेंगे तो 9, ये कटेगा 3 इंटू 18, 18 3 54, 54 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 54, ये इजीली क्वेश्चन हो गया बेटा। 12th पे आते हैं, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ S1 S2 प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ सेम वेवलेंथ लैम्डा 1 मीटर, है ना, इन फेज। S1 मतलब फेज, इन फेज का मतलब क्या है कि जो इनिशियल फेज डिफरेंस है ना दोनों का वो 0 है ना, डेल्टा फाई इनिशियल 0 है यहां पर, इस बात का ध्यान रखना। फिर और ये डायग्राम आपको सपोर्ट में दिया हुआ है, चलो डायग्राम देखते जाएंगे हम। लिसनर लोकेटेड एट L, यहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको क्या सुनाई देता है, इंटेंसिटी इज मिनिमम। मिनिमम कब होती है, जब यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, है ना। द लिसनर मूव अवे फ्रॉम S1 कीपिंग हिज डिस्टेंस फ्रॉम S2 फिक्स। अब S2 से तो उसकी डिस्टेंस फिक्स है, देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगी ना, ये कितनी आएगी बेटा 2.5 आएगी, 2 और 1.5 से 2.5 आएगा, तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना आया डेल्टा एक्स, ये आएगा 2.5 माइनस 2, यानी कि 0.5 का पाथ डिफरेंस। 0.5 का पाथ डिफरेंस लैम्डा की टर्म्स में कितना होगा, लैम्डा की टर्म्स में यहाँ पर लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो इस केस में डेल्टा एक्स जो है वो लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। तो यहां तो मिनिमा सुनाई देना था। फिर ये बोल रहे हैं एडजेसेंट मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड। एडजेसेंट मैक्सिमम का मतलब होगा कि जब वो यहां से यहां तक आया, तो या मैक्सिमम का मतलब क्या है कि पाथ डिफरेंस जो है वो या तो उससे अगला जो मैक्सिमम आएगा, देखो लैम्डा बाई 2 पे क्या होता है कंस्ट्रक्टिव, तो लैम्डा का पाथ डिफरेंस जब आए तो लैम्डा बाई 2 पे सॉरी डिस्ट्रक्टिव, और जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस आए तो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो जीरो भी तो हो सकता है इसका एडजेसेंट, लेकिन जीरो आ नहीं सकता क्योंकि दोनों पाथ डिफरेंस अलग अलग है। तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि जो सेकंड पोजीशन है, यहां सेकंड पोजीशन पे डेल्टा एक्स इस तरह से सेट रहा होगा, लैम्डा ही रहा होगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स लैम्डा होगा, इसके बाद अगला जो अगला मैक्सिमा आएगा वही सुनेगा, तो इसका मतलब यहां पर लैम्डा कितना है 1, इसका मतलब डेल्टा एंड डेल्टा x2 इज लैम्डा। डेल्टा x2 का मतलब क्या है d माइनस, तो d कितना हो जाएगा 3, मतलब जो उसने पहला मैक्सिमा मिनिमा सुना उसमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 था, वो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 अभी थोड़ा सा आगे गया और उसने जस्ट एडजेसेंट मैक्सिमा सुना है, तो जो लैम्डा बाई 2 का अगला मैक्सिमा आएगा उसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए। बस इजीली अपन ने सुपरपोजिशन का जो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट वो लगाया। ओके बच्चों, 13 पे आते हैं। अब यहां पर पी क्यू इक्वल इंटेंस, इक्वली इंटेंस का मतलब क्या है कि दोनों की जो इंटेंसिटी है वो सेम है, मतलब कि I1 और I2 जो है यहां इक्वल है। फिर इसके बाद 20 मीटर की वेवलेंथ है, P और Q 5 मीटर के सेपरेशन पे है, देखो वेवलेंथ है 20, D है इनका 5 मीटर,
इसका मतलब लैम्डा बाई 4, ठीक है। फेज ऑफ P इज अहेड ऑफ Q बाई 90 डिग्री। तो अगर मैं Q का इनिशियल फेज को 0 मान लूं तो P का इनिशियल फेज कितना है 90, मतलब इनमें इनिशियल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 5P माइनस 5Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो फेज होता है बेसिकली वो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 के इक्वल होता है। अब जब यहां Q से P से वेव आएगी है ना, तो P ने मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी और Q से जो डिस्टेंस आएगी, तो यहां डेल्टा एक्स कितना आएगा बेटा, डेल्टा एक्स आएगा लैम्डा बाई 4 का, D के बराबर डिफरेंस आएगा ना। लैम्डा बाई 4 का डिफरेंस किसको मिला, यहां ये मिला है Q को। Q आगे हुआ 90 डिग्री से, लेकिन पहले Q 90 से पीछे था, तो बेसिकली यहां पर जो डेल्टा फाई आएगा C पॉइंट पे वो आएगा डेल्टा फाई इनिशियल प्लस 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इनिशियल कितना था, अब देखो मैं P माइनस क्यू करता हूं तो P जो है वो पहले आगे था ना, तो यहां प्लस पाई बाई 2 का डिफरेंस है। फिर बाद में पाथ डिफरेंस जो है वो Q को ज्यादा मिल रहा है, तो Q का मतलब ये माइनस कितना हो जाएगा भाई, Q माइनस P करोगे, यहां पे देखो मैं इसको बेसिकली P माइनस क्यू लिख रहा हूं, 5P माइनस 5Q, इसलिए शुरुआत का तो पॉजिटिव लिखा लेकिन बाद में Q डोमिनेट कर रहा था, तो यहां पे लैम्डा बाई 4 लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल पाथ डिफरेंस कितना आ गया 0। C पे 0 आने का मतलब C पे क्या है बेटा मैक्सिमा। मैक्सिमा अभी एक इंटेंसिटी में दोनों की अगर आई नोट मान लूं तो इसका मतलब आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4 आई नोट। उसी तरह से जब यहां पे दोनों वेव आएगी तो इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा 0, यहां डेल्टा एक्स 0, लेकिन जो डेल्टा फाई नेट है वो अभी भी पाई बाई 2 तो बचेगा ना, तो यहां इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बी पर 2 आई नोट, है ना। अब यहां पर एबीसी के लिए, तो एबीसी अब ए पे देखो, एक ए पे और देख लेते हैं। क्यू से जब वेव यहां आएगी और जब पी से वेव यहां आएगी, तो अब जो 5 का गेन है वो पी को मिलेगा, तो डेल्टा एक्स पी माइनस क्यू जो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4। तो यहां पर जो डेल्टा फाई ए पर आएगा नेट वो कितना आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई लैम्डा और लैम्डा बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2, हाँ पाई बाई 2 था ना, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी कि पाई, पाई का मतलब क्या होता है डेस्ट्रक्टिव, तो यहां पर बनेगा डेस्ट्रक्टिव यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी मतलब आई सी कितना, आई ए कितना हो जाएगा 0, तो आई सी मैक्सिमम आई ए 0 और उधर 2 आई नोट, तो 1:4 का रेशियो 0:1:2 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ 0 2 आई नोट और 4 आई नोट यानी कि 0 1 और 2 रेशियो बताएं तो, है ना। तो अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। ओके बच्चों, तो ये बेसिक सुपरपोजिशन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं 14th। यहां पर एक सोर्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वी स्पीड से, वी नॉट फ्रीक्वेंसी की वो साउंड इमिट कर रहा है ना। और ये ऐसे सोर्स की जो लाइन ऑफ मोशन है, यहां जैसे मान लो एक सोर्स है वो वी नॉट, वी की तो स्पीड से जा रहा है और वी नॉट की फ्रीक्वेंसी वो इमिट कर रहा है न्यू नॉट, है ना। फिर यहां कोई ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखो जब तक ये पास आएगा तब तक फ्रीक्वेंसी जो है वो डॉपलर इफेक्ट की वजह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगी, लेकिन जब ये पास आएगा है ना, तो यहां पे इसका जो कंपोनेंट है अप्रोच कंपोनेंट वी कॉस थीटा, इसी स्पीड से अप्रोच हो रहा है, थीटा बाद में बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, मतलब अप्रोच स्पीड घटेगी। तो जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट से ज्यादा तो है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होते होते एफ नॉट पे आएगी, यहां पे वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सुनेगा और उसके बाद जब व्हीकल दूर जाना शुरू हो जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन न्यू नॉट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा फिर कम, तो ये अपना एक ही ग्राफ यहां सही है। ओके बच्चों, 15th में आपको बोला है कि एक सुरंग खोदी गई है। देखो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर टनल खोद के, चाहे वो टनल सेंटर से जाए या ना जाए, सेंटर से मान लो वो एक्स डिस्टेंस पे हो, तो इस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिक्स होता है 2 पाई
रूट आर बाई जी। ये फिक्स फॉर्मूला, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो चाहे टनल डायमीटर से जाए या ना जाए, उसका फॉर्मूला एसएचएम, और हमेशा एसएचएम होता है। चाहे आप ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करो चाहे यहां से रिलीज करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा एसएचएम होगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट आर बाई जी। नेक्स्ट पे आते हैं। आपको यहां पर टू सिमिलर स्प्रिंग इच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के जॉइंट इन सीरीज न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम पीरियड। तो यहां पर दो स्प्रिंग को जब सीरीज में जोड़ते हैं बच्चों, तो जो इफेक्टिव है वो कितना आ जाता है मेरे पास, के इफेक्टिव आएगा सीरीज की वजह से k/2। फिर इस केस में फैक्टर, तो टाइम पीरियड वुड बी चेंज बाय फैक्टर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इज 2 पाई रूट ऑफ m/k। अब इसमें यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट तो k/2 होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 आ गया। तो ये दो तो वैसे गलत हो गए, इसमें तो k/4 दिया हुआ है। और टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई t डैश इज m/k/2। तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ t। √2 टाइम्स ऑफ t यानी कि ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके बच्चों, तो 16th में मेरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर आता है अपने पास अगला 28, सॉरी 17। 17 में हम बात करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज दिस, ट्रांसवर्स वेव दिस प्रोड्यूस्ड इन इट, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टेंशन। ओके, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो इक्वेशन कंपेयर करो और ओमेगा बाई के से वी निकाल लो। ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया है 30 एक्स के की, के का जो मल्टीपल होता है ना, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे होती है, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसे होता है साइन, और इधर ए और ये वाई। कंपेयर करो तो के की जगह 1 लिखा हुआ है ना। तो v आ जाएगा 30, v कितना होता है रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो t हो जाएगा 30 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.135 ग्राम को लिखो 10⁻³ kg, और ये 10⁻²। कितना हो गया यहाँ पर 900, और ये हो जाएगा मेरे पास -1 यानी कि 1.35 लिख दो, और इसको -1 है ना तो इसको -2 कर दो। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.35। तो 9 इंटू 1.35 ऑलमोस्ट यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर जो आएगा, तो चलो अपन 9 इंटू 5 45, 4 बचेगा तो 27 4 31 का 1 3 और 9 3 12। तो ये 12.15 यानी कि 12 अपना नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा। ओके बच्चों, फिर आता है 18th। लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जा रही है। इतना आसान लड्डू क्वेश्चन आया बेटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो तो देखो अपन यहां हमेशा जी इफेक्टिव काम में लेते हैं। जी इफेक्टिव क्या होता है बेटा, जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, और इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, यही होता है ना। जी तो नीचे होता है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये हो जाएगा जी माइनस माइनस ऑफ g/2। अब इससे ज्यादा तो और कितना आसान क्वेश्चन चाहिए तुम्हें बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई 2l/3g, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। और जो ओरिजिनल था, अगर लिफ्ट रुकी हुई होती तो ये कितना होता, √2/3 टाइम्स। तो ये थर्ड ऑप्शन यहां करेक्ट आ जाएगा। ओके बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, तो लड्डू है ना, लड्डू हलवा पूड़ी जो बोलना चाहो बोल दो। अगला आएगा अपने पास 19th। एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक स्टूडेंट रेजोनेंस कॉलम का, डायमीटर ऑफ कॉलम इज दिस, द ट्यूनिंग फॉर्क इज दिस, स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, 0 ऑफ मीटर स्केल कोइंसाइड विद द टॉप। ये सब तो इसने जो बेसिक होता है वो दिया हुआ है। रीडिंग ऑफ वाटर लेवल फर्स्ट कॉलम में, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है ये तो। एल इफेक्टिव कितना होता है बेटा, λ/4, एल प्लस ई, L1 फर्स्ट रेजोनेंस की बोला ना, फर्स्ट रेजोनेंस के लिए एल इफेक्टिव λ/4 होता है ना। तो L1 कितना हो जाएगा मेरे पास λ/4 माइनस ई। इससे ज्यादा और क्या आसान चाहिए बेटा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चीजें पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा मेरे पास V/F 336/504/4 माइनस ई कितना होता है 0.3 इंटू डी। तो 336 को मैं सोल्व करता हूं तो 4 से ये कटेगा 8 और 2, नहीं 8 और 4,
84,504.3 डी की वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 1.8। अब 84 को आप यहां लिखोगे, अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करते हैं अपन, चलो तो सेंटीमीटर में लिखना है ना, तो 100 से डिवाइड कर दो, ये अपना आंसर मीटर में आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 बार कटेगा, 5 से कटेगा ऑलमोस्ट 20 बार, 20 में से 1.8 मुझे माइनस करना है। अब बच्चों इसी को आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे, देखो इसको और 4 से काट सकते हैं, 4 से कटेगा तो 4 से कितनी बार कटेगा, 12 चौक 48 और 24 तो 6, ये कटेगा मेरे पास 21 टाइम्स, तो 21 से डिवाइड बाई 126, ये मीटर में आएगा, देखो ये चीज मीटर में है, और इधर जो 0.6 ये दिया ना, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये आ गया सेंटीमीटर, है ना, माइनस 6 इंटू 0.3 1.8। अब यहां पे 126 को जब आप सॉल्व करोगे, 3 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 700, 3 से कटेगा 4 और ये कटेगा मेरे पास 2, 42, देखो 4 और 2 बिल्कुल सही है, फिर 4 से वापस कट रहा है, नहीं 7 से कट रहा है, 100 बार 6 बार, तो 100/6 माइनस 1.8, 100/6 16 पॉइंट 16 छिड़ में, फिर 4 आएगा 16.6 से फिर तुम काटोगे तो 4 बचेगा ना, 6 माइनस 1.8, तो 16.66 माइनस 1.8 यानी कि 16.6 मान लो, चलो इसको, तो 16.6 माइनस 1.8 यानी कि ऑलमोस्ट 14.8। तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन जो है ना वो इन्होंने करवा दी बेटा, बाकी आपका आंसर जो है वो इजीली कैलकुलेशन करने पे आ रहा है, कंसेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं, लड्डू कंसेप्ट है इसमें, देखो ये कंसेप्ट है बस, और ई जिसको भूल जाएगा वो फंस जाएगा, क्योंकि ई भूलने पे जो आंसर आएगा वो भी दिया हुआ इन्होंने, ई भूलने पे इतने आंसर आ रहा है 16.6, तो सॉरी 16.6 नहीं 14.8, तो 14.8 इसका आंसर है, जो 16.6 ई भूलेगा उसका आंसर भी यहाँ दिया फंसाने के लिए, है ना, तो ध्यान रखना एकदम लड्डू क्वेश्चन। फिर 20 पे आ जाते हैं, 20 में यहां पर 2 मीटर लंबे पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू पूछी है उसने उस जगह पे, चलो टाइम पीरियड कितना होता है बेटा 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, तो जी कितना हो जाएगा मेरे पास 2 पाई का स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एल की वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा 2 पाई स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर ये देखो आ गया आंसर, है ना, इतना आसान क्वेश्चन है जेईई मेंस के। अगला आता है 21, 21 में आपको देखो यहां पर एक इक्वेशन गिवन है, इसका t इक्वल्स टू 0 पे ये है a/2 तथा ऋणात्मक x अक्ष के अंदिश गतिमान है, तो देखो t 0 पे पार्टिकल जो है वो प्लस a/2 पे है और इधर की तरफ आ रहा है ना, मतलब ये इधर जाके ऐसे आ चुका होगा, है ना, तो a/2 का फेज देखो, अपन फेजर डायग्राम अगर बनाए तो a/2 से रिलेटेड एंगल क्या होता है, देखो यहां जो प्रोजेक्शन है वो a/2 आएगा, तो a/2 के लिए या तो ये 30 होना चाहिए, या फिर इधर का अगर हम डायग्राम बनाए तो ये ओवरऑल एंगल कितना होना चाहिए 150, तो या फिर ये 150 होना चाहिए, है ना, तो यहां पर ये जो है वो नेगेटिव a/2 पे तो है, लेकिन जा किधर रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो इसका मतलब इसका जो फेज है वो कितना है ये 5π/6, ठीक है, तो इसको प्रारंभिक जो आपको पूछा है फेज वो यहां हो जाएगा 5π/6। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? आता है नेक्स्ट 22, आइडेंटिकल स्प्रिंग दी हुई है कांस्टेंट 2k की, दोनों को देखो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, तो यहाँ k इफेक्टिव कितना हो जाएगा, k इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर 2k प्लस 2k मतलब कि 4k। देन इसके बाद ये टाइम पीरियड पूछा है, इतने लड्डू क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, देखो 2 पाई रूट ऑफ m बाई k इफेक्टिव, क्या k इफेक्टिव निकालने में कोई मेहनत करी नहीं करी, क्या अपन ने टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कोई मेहनत करी ना, वो तो आसान है, बस 4k लिखना है, तो यह जाएगा पाई रूट m बाई k। अब जिससे इतना भी ना हो बेटा तो फिर इतनी तो प्रैक्टिस करो कि इतने लड्डू क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाओ, तो पाई रूट m बाई k, है ना, इजी क्वेश्चन है।
बच्चों अपना अगला 23 क्वेश्चन आता है, इसमें आपको ए पॉइंट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस दिस। तो ए पॉइंट जो है वो यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड से सर्किल पे मूव कर रहा है। कवर 30 डिग्री इन 0.1 सेकेंड। तो यहां पर ओमेगा निकाल लेंगे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6 और ये 0.1 सेकेंड आपको दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 6। इसका मतलब ओमेगा कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 3। फिर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन P फ्रॉम A ऑन डायमीटर MN रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ P रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास व्हेन P टचेस M। तो जब यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स आपको निकालना है जब P जो है वो M को टच कर जाए, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए। तो फोर्स क्या होता है मेरे पास, रिस्टोरिंग फोर्स होता है K इंटू एक्स मैक्सिमम। एक्स मैक्सिमम कितना है, K को मैं लिखूंगा M इंटू ओमेगा स्क्वायर A। तो यहां पर M ओमेगा स्क्वायर A। अब M की वैल्यू कितनी है यहां पर मेरे पास, तो यहां पे इन्होंने देखो फोर्स पर यूनिट मास पूछा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास, मास नहीं दिया तो इस M को उधर ले जाओ नीचे। तो इसमें एफ एस बाई एम हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब यहां पे आप वैल्यू डालो तो ओमेगा कितना दिया अपन को 5 पाई बाई 3 का स्क्वायर, ए कितना दिया है 0.36। इसके स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 25 पाई स्क्वायर 9 और 0.36। ये कितनी बार कटेगा बेटा, ये कटेगा 0.4 टाइम्स, 0.04 टाइम्स। ओके, तो 0.04 ये कितना हो जाएगा मेरे पास पाई स्क्वायर इंटू 25/400, तो 1, तो 1 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट कितने होता है 9.87। तो अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आ रहा है। ओके बच्चों, देन आते हैं 24 परसेंटेज इंक्रीज साउंड वेव स्ट्रेस डिस्ट्रिंग टेंशन इंक्रीज बाय 4। देखो हमें पता है टेंशन के रूट पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर हाफ, मतलब डेल्टा V परसेंटेज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा T परसेंटेज। डेल्टा T परसेंट कितना दिया है 4%, इट विल बी 2%। ओके, इजीली आ गया देखो आंसर। 25 बोला है व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट डू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है ना। अब आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हाफ एम। वी स्क्वायर को मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई वी का फॉर्मूला ये होता है ना ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ओमेगा ये काट दो, हाफ से हाफ उड़ा दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स कितना आ जाएगा यहां पर a बाई रूट टू, ये आ गया a बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना। प्लस माइनस a बाई रूट टू दोनों आएंगे, स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ गया। ओके बच्चों, फिर इसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया गया है, तो ये बोल रहे हैं कि टू आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट के मास नेग्लिजिबल है, मास m यहाँ पे लगाया है, तो इसमें टाइम ऑफ ऑसिलेशन का रेशियो बताना है। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट ऑफ m बाई के इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर टी बी बाई टी ए के इनवर्स में आ रहा है, तो के ए बाई के बी। ए में तो एक ही स्प्रिंग है, बी में दो स्प्रिंग सीरीज में, तो के बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आएगा रूट 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2। इजीली देखो ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बिल्कुल आसान है। अगला क्या है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है नेचर ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस तरह का ग्राफ याद आ रहा है आपको, बनता है v और x का, तो ये x की वैल्यू a पर स्पीड 0, x की वैल्यू 0 पर स्पीड मैक्सिमम, x की वैल्यू माइनस a पे वापस 0, ये v और x का ग्राफ। तो v और x का ग्राफ ये किस तरह का होता है, इलिप्स।
पता है ना, क्योंकि अपने पास इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका यहाँ ग्राफ आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इतना होता है। एल जो है वो 1 मीटर मेजर किया मीटर स्केल से, जिसका मिनिमम डिवीजन जो है वो 1 mm का है। जितना मिनिमम डिवीजन होता है उतनी ही लिस्ट काउंट होता है ना, मतलब उतनी ही मैक्सिमम एरर भी होती है। तो लेंथ की एरर आपको दी गई है ±1 mm की, और लेंथ कितनी दी हुई है आपको 1 मीटर। फिर यहाँ ऑसिलेशन जो है कंप्लीट ऑसिलेशन 1.95 सेकेंड, जिसको स्टॉप वॉच से मेजर किया। टाइम कितना दिया आपको, टाइम दिया है 1.95। डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है 0.01 प्लस या माइनस। अब ये बोल रहे हैं कि जी में त्रुटि बताओ, एरर बताओ। तो पहले तो बेसिक फॉर्मूला लिखो 2π√L/g। तो 2π√L/g के हिसाब से आ जाएगा मेरे पास g इज L अपॉन, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी अपॉन जी इज डेल्टा L अपॉन L -2 डेल्टा T/T। ये तो एक्चुअल एरर के लिए, हमें मैक्सिमम एरर बतानी है ना। इसका मतलब डेल्टा जी मैक्सिमम जब बताना हो तो आपको फिर यहां हमेशा प्लस लिखना होता है। तो ये तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अब डेल्टा L अपॉन L प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T अपॉन T, ये भी मॉड में आ जाएगा। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे बच्चों, तो वैल्यू पुट करो इसमें। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो टाइम को सॉल्व करके आपको जी निकालना होगा, और फिर उस वैल्यू को यहां पुट कर, यहां परसेंटेज एरर पूछा है। देखो सारे आंसर परसेंटेज में, तो एक बार परसेंटेज एरर के लिए तो अपना डायरेक्ट जो कंसेप्ट है वो लिख देते हैं अपन। डेल्टा जी परसेंटेज कितना हो जाएगा, डेल्टा एल परसेंटेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी परसेंटेज। अब यहां पर डेल्टा एल परसेंटेज कितना दिया है, देखो 1 mm की एरर करी आपने कितने पे, 1 मीटर पे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो फ्रैक्शनल एरर ना, उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने 100 से करना पड़ेगा। प्लस 2 टाइम में कितनी एरर करी, 0.01 की कितने पे करी, 1.95 पे इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100, मतलब कि ये आ जाएगा 0.1 प्लस ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1.95। तो 2 डिवाइड बाई 1.95, ये ऑलमोस्ट 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे अपने 1 से जस्ट ज्यादा का ऑप्शन दिया हुआ, उसमें एक और जोड़ोगे तो ये सॉल्व करने पे ऑलमोस्ट 1.03 आएगा, उसमें 0.1 और जोड़ दो तो आ जाएगा 1.13। तो ये यहाँ अपना थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t का उल्टा, तो ये रहेगा 1/2π√of k/m। k इफेक्टिव कितना है यहाँ पर 2k, तो सिंपल 2k/m लिख दो, ये आ गया थर्ड ऑप्शन, है ना। इस केस में k इफेक्टिव कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से k + k यानी कि 2k। ध्यान रखना ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ओके बच्चों, 30 में आता है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव में हमेशा याद रखना x² ऐसी कोई टर्म नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे, और ये जो है ये कौन सी वेव होगी, इसमें साइन और x और ओमेगा टी अलग अलग है ना, ये स्टैंडिंग वेव होती है। ट्रेवलिंग वेव केवल कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। बच्चों हम आते हैं हमारे 31 क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी v0 से x एक्सिस के अलोंग। तो शुरुआत में मान लो x = 0 पे इसकी वेलोसिटी v0 है, किसी x डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो v हो जाती है। ये बोल रहे डैम्पिंग फोर्स। देखो डैम्पिंग फोर्स अपन एसएचएम में पढ़ते हैं, ये पढ़ने के बाद कई लोगों को ऐसा फील आता है कि हो सकता है क्वेश्चन एसएचएम का हो, लेकिन डैम्पिंग फोर्स से यहाँ पे केवल मतलब है रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स लिखते तो आपको 1D की फीलिंग आती, डैम्पिंग फोर्स लिखते कई लोगों को एसएचएम की फील आती है। इसलिए ये क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट सारे 1D मोशन के हैं। यहाँ पे जो इसमें देखो एक्सेलरेशन है, इस इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन निकालो। रिटार्डिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि m × a इज -α x² दिया हुआ है ना आपको। तो
ए क्या हो जाएगा, माइनस एल्फा बाई एम एक्स स्क्वायर वी डी वी बाई डी एक्स, तो v डॉट डी वी वी नॉट से v तक माइनस एल्फा बाई एम 0 से x तक, तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 तो ये हो जाएगा मेरे पास v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2। अच्छा v फाइनल कितना है, रुकने का मतलब v फाइनल 0 करना है, तो इसको 0 कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ एल्फा बाई एम एक्स क्यूब, माइनस से माइनस उड़ेगा तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पर x आएगा मेरे पास, यहाँ बाई 3 भी आएगा ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3v नॉट स्क्वायर अपॉन 3v नॉट स्क्वायर है अपॉन 2 एल्फा पावर 1/3। तो इस तरह का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपना, सेकंड ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाता अगर मास दिया होता तो, लेकिन इन्होंने मास नहीं दिया, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, नो ऑप्शन इज मैचिंग। तो देखो इस तरह की गलतियां भी जेई मेंस वालों से हुई है ना भाई, इतने सारे पेपरों बना रहे हैं, है ना, तो कई बार उनके क्वेश्चंस में देखो फ्रीक्वेंटली 2021 में भी आए ऐसे क्वेश्चन, 2020 में भी आए जहां कहीं ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, है ना। तो यहां पर, और अगर आपको टिक करना है, सपोज अगर वो मास को 1 मानो, तो फिर हो सकता है अब इसमें क्वेश्चन में देखो आपको ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आपने देख लिया कहीं कोई गलती नहीं है, छोड़ के आने में क्या है आपका, देखो नंबर गए, या तो यहाँ पे ये होगा कि क्वेश्चन बोनस कर दिया जाएगा, नहीं तो कई बार वो क्या करते हैं, मास को 1 एज्यूम करके थर्ड ऑप्शन टिक करवा देते हैं, तो एक रिस्क लेके आप थर्ड ऑप्शन को टिक कर सकते हो, है ना, रिस्क लेके, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि वो सही हो जाएगा, हो सकता है बाद में बोनस हो जाए, बोनस हुआ तब भी आपका फायदा है, और अगर सही तीसरे को माना तब आप बच गए कि अच्छा हुआ तीसरा टिक करके आ गए थे, है ना। तो या तो इसका ऑप्शन तीसरा होगा या ये क्वेश्चन बोनस जाएगा, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना, मेंस में कई बार गलतियां हो जाती है पेपर बनाने वालों से, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें 32 पे आते हैं, दो कार अप्रोच कर रही है एक दूसरे से इक्वल स्पीड पे, इक्वल, और ये हॉर्न बजाती है, द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ईच ड्राइवर। देखो पहले ड्राइवर ने 676 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इमिट की और दूसरे ड्राइवर ने भी वो फ्रीक्वेंसी सुनी, तो यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये जो साउंड आएगा, है ना, दोनों ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा V और ये VO और ये हो जाएगा सोर्स, तो मेरे पास F क्या हो जाएगा, F डैश बराबर है FC माइनस ऑफ VO C माइनस प्लस VS। अब ये बोल रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी बतानी, पहले F डैश निकाल लूं, तो F डैश के लिए हो जाएगा मेरे पास 676 और आपको स्पीड कितना दिया 7.2 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5/18, तो ये कटेगा 18 चौक 72 यानी कि 0.4, तो 2 5 चौक 20 यानी कि 2, तो C यानी कि 340 माइनस प्लस 2 338 से डिक्टो 2 बार कट रहा है, तो 684 आ जाएगा आपका। अब बीट, अब देखो एक तो वो खुद की फ्रीक्वेंसी सुनेगा, है ना, देखो ये ड्राइवर क्या है, इस ड्राइवर पे 2 साउंड आएंगे, एक जो खुद का साउंड है वो भी तो इसके पास आएगा, तो यहां ये 2 साउंड सुन रहा है ना, F नॉट और F डैश, तो डेल्टा F कितना आ जाएगा, F डैश माइनस F नॉट, F डैश कितना है 684 676, कितने बीट आए बेटा 8 बीट, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस केस में 8 हर्ट्ज। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें बच्चों? 33 क्वेश्चन में आपसे पूछा है फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड दिस। अब देखो पीरियड आपको पाई बाय ओमेगा दिया हुआ है, पीरियड को मैं क्या लिखता हूं 2 पाई बाय ओमेगा डैश या ओमेगा नेट मान लो, इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा, मतलब पाई से पाई उड़ाओ तो ओमेगा नेट कितना आना चाहिए 2 ओमेगा। अब यहां पर तो देखो डायरेक्ट 2 ओमेगा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया। एक बार मैं इसको चेक करता हूं, ये वाले को साइन स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 दोनों में टाइम पीरियड जो है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा आ रही है, तो 2 और 3 वैसे दोनों सही है, पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो डायरेक्ट जो दिख रहा है ना उस पे आ जाओ सेकंड ऑप्शन पे। हालांकि ध्यान रखना दोनों का पीरियड जो है ना वो यहाँ पे पाई बाय ओमेगा ही है, पर जो डायरेक्ट ऑप्शन उसको टिक करना है, एक ऑप्शन करेक्ट होगा इसलिए, है ना। या
हो सकता है जेईई मेंस वाले इसके दोनों ऑप्शन बताइए, जिसने 2 और 3 टिक किया हो, दोनों सही है, पर बेसिकली एक ऑप्शन में आप 2 टिक करके आओगे। ओके बच्चों, उसके बाद यहां पर 34 में आएंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस, मेजर्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 10 सेंटीमीटर टू बी नॉन एट 1 एक्यूरेसी। यहां पर इसमें वापस देखो, आपको जी की परसेंटेज एरर पूछी है। तो अभी अपन ने सॉल्व किया था ना, डेल्टा जी परसेंट कितना होता है, डेल्टा एल परसेंट टी इज 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। देखो बेसिक फॉर्मूला, तो यहां हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी परसेंट। एल में आप कितनी एरर कर रहे हो, 1 mm की, तो 1 इंटू 10⁻³ कितने मीटर पे कर रहे हो, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर पे कर रहे हो इतनी एरर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम में कितनी एरर कर रहे हो, 200 ऑसिलेशन का टाइम 100 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हुआ, 100/200, यानी कि हाफ सेकेंड। डेल्टा टी, अब 200 ऑसिलेशन में आप 1 सेकंड की एरर कर सकते हो, तो एक ऑसिलेशन में कितनी एरर करोगे, 1 सेकंड की एरर आपने 200 में करी है, 200 ऑसिलेशन में 1 सेकंड की एरर करी है ना, तो एक ऑसिलेशन की एरर 1/200 है ना, तो ये 1/200 आ जाएगा। फिर यहां रखोगे आप 1/200, 1/2 इंटू दिस, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1% -3, तो ये तो आएगा इधर से 1% प्लस ये 100 से छोड़ेगा 2%, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 3%। तो 3% यहाँ आंसर आ रहा है। ओके बच्चों, फिर इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे, देखते हैं। पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो 2 सेकंड के साथ कर रहा है। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। ये जो है ना बेटा, यहां मेन पोजीशन से आधा एम्पलीट्यूड कवर करने का टाइम पूछ रहे हैं। तो x इक्वल्स टू क्या होता है, a sin ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। आप ऐसे देख लो, देखो टाइम के लिए ना सिंपल कंसेप्ट, इक्वेशन भी छोड़ो, एक और कंसेप्ट होता है, इनिशियल फेज एंगल कितना है, 0। a/2 का फेज एंगल कितना होता है, a/2 का फेज एंगल होता है π/6। टाइम क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई ओमेगा। डेल्टा थीटा कितना हुआ, π/6 माइनस 0/ओमेगा, π/6 ओमेगा। टी क्या होता है, टी होता है 2π/ओमेगा। तो ऐसा करो, इसको लिखो 2π/ओमेगा डिवाइड बाई 12, t/12। अब यहां टाइम पीरियड जो था वो 2 सेकेंड था, तो 2 सेकेंड लिख दो, तो 2/12, 2/12 मतलब 1/6, तो ये आ जाएगा 1/6, यानी कि 1/6 का मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, तो इसका मतलब जो a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। सिंपली देखो कि इनिशियल पोजीशन का फेज कितना है, फाइनल पोजीशन का फेज कितना है, फेज डिफरेंस पता करो और ये बेसिक फॉर्मूला लगा दो। आसान है ना, ये अपना एक और तरीका। फिर इसके बाद आते हैं 36 क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 बीट प्रोड्यूस करता है नॉन फ्रीक्वेंसी 340 के साथ। 340 तो नॉन फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ 5 बीट आने का मतलब या तो 345 होगा या फिर 335 होगा। अब ये बोल रहे हैं कि अपन ने इस ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल कर दिया, फाइल करने का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो जिस ट्यूनिंग फॉर्क को आप फाइल कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो हो सकता है 336 हो जाए, या और फाइल कर दो, हो सकता है 337 हो जाए। तो ये बोल रहे हैं कि बाद में जो है वो बीट फ्रीक्वेंसी घट के 2 बीट आ जाते हैं। 2 बीट आने का मतलब हो सकता है आपने इतनी फाइलिंग कर दी हो कि 338 पे पहुंच गया हो। 338 पाने का मतलब 340 से उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 340 से उसका डिफरेंस रह जाएगा 2। इसका मतलब 2 बीट आने की पॉसिबिलिटी इसी केस में है जब उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी 335 हो। अगर 345 होती और आप फाइलिंग करते तो ये 346 हो जाता। क्या 2 बीट आने के चांस है, नहीं, यहां तो फिर 6 बीट आएंगे, 7 बीट आएंगे, 8 बीट आएंगे, है ना। तो बीट कम करवाना है, इसका मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी 335 होनी चाहिए। ओके बच्चों, वापस अगला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ जो होता है वो इलिप्स होता है ना। फिर अगले में बोल रहे हैं कि
सेकेंड पेंडुलम का पीरियड 1 सेकेंड होता है, गलत है। सेकेंड पीरियड का पेंडुलम जो होता है वो 2 सेकेंड होता है। और दो सीमांत स्थितियों के बीच गति करने में ठीक 1 सेकेंड लगता है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड पेंडुलम जो है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाने में प्लस ए से माइनस ए तक जाने में, यानी कि आधा ऑसिलेशन करने में 1 सेकेंड लेता है, ये बात तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत, स्टेटमेंट 2 ट्रू। तो ये 38 का मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 38 का मेरा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 39 पे आते हैं। जब इसकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जब स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, देखो डिस्प्लेसमेंट बताना है जब उसकी स्पीड मैक्सिमम का आधा हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओमेगा ए बाई 2, ओमेगा से ओमेगा उड़ा दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4 इज एक्स स्क्वायर। तो x कितना हो जाएगा? √3/2a। तो √3/2a यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है? इसका मतलब x मतलब देखो ये तो डिस्प्लेसमेंट वाला x है और ये इन्होंने x दिया है उस x की जगह, है ना, कंपेयर करके बोलोगे, है ना। अब इसे x को मैं छोटा x लिख देता हूँ, है ना, तो ये वो x है, तो x की वैल्यू 3, तो 39 का अपना आंसर आ जाएगा बेटा 3। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है तो, है ना। सिंपल पेंडुलम जो है वो टाइम टेकन टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। देखो यहाँ पे 5/8 ऑसिलेशन का मतलब जो है ना, वो यहाँ पर 5/8 ऑसिलेशन का मतलब है डिस्टेंस वाइज, कि जैसे मान लो पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, तो एक ऑसिलेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो? ए मतलब एम्पलीट्यूड मान लो कैपिटल ए है, तो ए और ए इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी 5/8 ऑफ 4a। 4a का 5/8 ये कितना हो जाएगा बेटा? 5/2 a, यही हुआ ना। 5/2 a का मतलब हुआ a प्लस ए प्लस 0.5a, मतलब कि जो पार्टिकल वो कहाँ गया होगा? देखो पार्टिकल जो है वो पहले ये ए कवर करेगा, फिर इधर ए कवर करेगा, फिर इधर a/2 तक आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसने अब जो इसकी पोजीशन है, इसका मतलब फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? -a/2। तो ये यहाँ पे जो है वो अल्फा बाई बीटा टाइम लेता है, अल्फा बाई बीटा टी लेता है। देखो ये टाइम यहां तक आने में लगेगा t/4, फिर टाइम लगेगा t/8, a से a/2 तक आने का टाइम होता है t/12। तो टोटल डेल्टा t कितना हो जाएगा? t/4 प्लस t/4 प्लस t/12 कितना हो जाएगा बेटा? 12 एलसीएम लो तो 3 + 3 + 1, ये हो जाएगा 7t/12, 7/12 t। अब क्या पूछा इन्होंने? अल्फा बाई बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ 7, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 7। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो 5/8 ऑसिलेशन है, इसका मतलब क्या है कि एक ऑसिलेशन में अगर वो ए से मिला के 4a डिस्टेंस कवर करता है, तो उसने अभी तक उस 4a का केवल 5/8 हिस्सा कवर किया है। ओके बेटा। 41 में बोला है कि स्प्रिंग ऑफ मास m इज अटैच्ड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड ऑन वन साइड टू ए रिजिड सपोर्ट। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास ऑसिलेट करता है ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस विद टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a। व्हेन मास a इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन इन फिगर, अनदर मास m इज जेंटली प्लेस्ड। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन, इतनी बड़ी लैंग्वेज के बाद निकला तो कॉमन सा क्वेश्चन। तो जब आप मास को जेंटली प्लेस करते हो, तो यहां मोमेंटम इक्वेशन अगर आप लगाओगे तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, तो mv इक्वल्स टू, पहले कितना मास था? कैपिटल M था ना, तो कैपिटल mv कैपिटल M स्मॉल m v डैश, तो ये तो v डैश आ गया, तो v डैश कितना हो जाएगा? अब हमें पता है मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, तो इसको आप लिख दो ओमेगा बाई के। तो यहां पे हमें पता है ओमेगा डैश ए डैश इक्वल्स टू कैपिटल M बाई स्मॉल m ओमेगा है।
ओमेगा कितना होता है, रूट ऑफ के बाई एम होता है। और ओमेगा यहां पर रूट ऑफ, पहले वाला कितना था मेरे पास, के बाई एम था ना, तो यहां पे के बाई एम लिख दो और ए। सॉल्व करो तो ए डैश कितना हो जाएगा, एम से एम काटो, इससे ये काटो, तो एम्पलीट्यूड घटना था। देखो इतना तो पता है कि एम्पलीट्यूड घटेगा। अब एम्पलीट्यूड घटने वाला कौन सा ऑप्शन है, ये तो एम्पलीट्यूड बढ़ने वाला है, ये भी एम्पलीट्यूड बढ़ने वाला है, दोनों गलत है। एम्पलीट्यूड घटने वाला मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो अगर हम स्मॉल एम को उतना ही रख दें जितना कैपिटल एम है, तो भी एम्पलीट्यूड कुछ तो आएगा, जीरो तो नहीं आएगा ना। यहां पे देखो जैसे ही ये रखे हुए आप जीरो आ जाएगा, जीरो एम्पलीट्यूड तो आ ही नहीं सकता, आप चाहे कितने भारी मास रख दो, थोड़ा बहुत तो ऑसिलेशन होगा ना। तो अपना सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ करेक्ट है। ओके बच्चों, यहाँ 42 क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम में विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिक्रीज विद टाइम। तो एम्पलीट्यूड यहाँ टाइम के साथ कम हो रहा है, मतलब कंफर्म यहाँ पे डैम्पिंग हो रही है, अवमंदन हो रहा है। तो अब इस केस में मास जो है वो आपको दिया हुआ है, डीके कांस्टेंट अवमंदन गुणांक आपको दिया हुआ है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टम टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ए बराबर ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ बी टी अपॉन 2m। तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा ए नॉट बटा ए ई टू द पावर बी टी अपॉन 2m, फिर यहाँ t कितना आ जाएगा, टी बी 2m एल एन ए नॉट बटा ए। तो यहां से t कितना आ जाएगा मेरे पास, t आ जाएगा 2m बाई बी एल एन ए नॉट बटा ए। तो 2m की वैल्यू कितना है, m हो जाएगा मेरे पास 500 ग्राम, यानी कि 1/2 kg हो जाएगा। और उसके बाद b कितना दिया आपको, b दिया हुआ है 200 ग्राम पर सेकंड। तो ऐसा करो इसको भी आप है ना, टाइम पूछ रहे हैं तो ग्राम में रहने दो, है ना, क्योंकि b भी ग्राम में ही ना, तो मास को भी ग्राम में रहने दो। 520 ln ए नॉट, और a कितना है, a नॉट का आधा कितना हो जाएगा ln2। तो ये 0 कट जाएगा मेरे पास, 2 कट जाएगा, 50 इंटू ln2 की वैल्यू थी 0.693, तो 0.693, तो 50 इंटू 7 ऑलमोस्ट 35 होता है, 35 से थोड़ा सा छोटा, तो ये अपना ऑप्शन फोर्थ हो गया। देखो ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो अंदाजन 35 आएगा, 35 जैसा ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। ओके बच्चों, यहाँ पर अगला 43 क्वेश्चन है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ एल दी हुई है, ओपन ऑर्गन पाइप जो है उसमें डेंसिटी है ना। तो क्लोज्ड पाइप की लेंथ तो देखो इन्होंने एल दे दी, तो क्लोज्ड पाइप की लेंथ है एल, और यहां पे ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ पता नहीं कितनी है, तो इसको अपन चलो मान लेते हैं, कितना माने, y मान लेते हैं, चलो ठीक है। फिर यहां पर ये ओपन ऑर्गन पाइप, फिर ये बोल रहे हैं कि इनमें कंप्रेसिबिलिटी गैस की इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बल्क मॉडुलस के इनवर्स पे डिपेंड करती, तो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल मतलब कि B1 B2 भी इक्वल है ना। रो1 रो2 इनकी डेंसिटी दी हुई है, तो रो1 इसमें है और रो2 इसमें है, तो बोथ पाइप वाइब्रेटिंग फर्स्ट ओवरटोन क्लोज वाले की और फर्स्ट ओवरटोन ओपन वाले की सेम है। इसकी फर्स्ट ओवरटोन क्या होती है क्लोज वाले की, 3v/4l, और ये हो जाएगा 2v/2l, v2v1। कोई कंफ्यूजन, y नहीं, वहां l की जगह y लिखो। अब यहाँ v क्या होता है, v होता है मेरे पास रूट ऑफ b बाई रो, b तो सेम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा 1/y। इसके बाद फिर देखो यहां पर आप इसको सॉल्व करो, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 4l/3 रो1/रो2। तो यहाँ x की जगह क्या आ रहा है, x की जगह ये 4 आ रहा है, देखो तो ये आ गया मेरे पास x की वैल्यू 4। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें,
फिर नेक्स्ट आएगा यहां पर 240 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक ट्यूनिंग फॉक है एक्स नहीं टू ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस ट्रेवल विद स्पीड दिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ईच पॉइंट ऑफ मीडियम मूव टू एंड फ्रो थ्रू ए टोटल डिस्टेंस। देखो टू एंड फ्रो यानी कि माइनस ए और प्लस ए के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। मतलब कि 2a की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो a की वैल्यू कितनी हुई बेटा 3 सेंटीमीटर हुई। तो 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, तो ये दो ऑप्शन तो मेरे गलत हो गए। अब यहां पर आपको चेक करना है स्पीड। देखो ओमेगा बाई के से कितना आना चाहिए मेरे पास 300 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं ओमेगा कितना है। फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लो 2 पाई एफ 2 पाई 245 245 का मतलब हो जाएगा 490 पाई 490 पाई 490 22 बाई 7 7 से कितनी बार कटेगा 70। तो ये कितना आ जाएगा 7 2 14 14 और 1 15 540। तो 1.5 इंटू 10⁻³ ऑलमोस्ट क्या आएगा, ये मेरा फोर्थ ऑप्शन बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्रॉस चेक करने होते बेटा, इजीली अपना आंसर आ रहा है इसमें। अगला आता है 45। ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड सेम है, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होता है v इक्वल्स टू वी मैक्स इक्वल्स टू वी मैक्स 2। मैक्सिमम स्पीड सेम होने का मतलब ये हुआ ओमेगा इंटू ए 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 इंटू ए 2। अब ओमेगा यहां क्या होता है, ओमेगा होता है रूट ऑफ के बाई एम। तो k1 m a1 के यहां पे देखो k1 k2 है और मास सेम है। a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा यहां पे रूट ऑफ, तो इन्होंने रेशियो किसका पूछा है, ए और बी का पूछा है ना, तो a1 बाई a2 पूछा आपसे, तो a1 बाई a2 हो जाएगा k2 बाई k1। k2 बाई k1 ये मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, फिर इसके बाद मेरा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 46। ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑसिलेट इन इनिशियल एम्पलीट्यूड दिस 2 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये भी अपने जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने वाला क्वेश्चन किया था डैम्पिंग वाला, तो वहां पे आपको फॉर्मूला पता है e टू द पावर माइनस ऑफ b बाई 2mt इज व्हाट a, तो a नॉट बाई 2। एम्पलीट्यूड कितना कर रहा है, आधा कर रहा है ना, ठीक है। ए नॉट से ए नॉट काट दो तो b बाई 2m कितना हो जाएगा, t इज ln 2। तो t, अब यहां पे देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगा 2m बाई t ln 2। 2m कितना दिया है 1t कितना दिया है 120, सेकंड में कन्वर्ट करो 0.693, तो 0.693 बाई 60, तो ये ऑलमोस्ट कितनी बार कटेगा, देखो 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। वैसे तो अपन अंदाजा लगाते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक से थोड़ा ज्यादा यानी कि मेरा ऑप्शन बनेगा थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पर अपना 46 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके बाद ये एंड ऑफ द स्लाइड। तो यहां तक अपनी जो है सारी जो गुरुनीति के अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सारे जो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको जेई मेंस के लिए पूरा रिवीजन जो है इन दो टॉपिक्स का, वेव थ्योरी और एसएचएम का, जिसमें हमने स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव और एसएचएम को कवर किया है, वो आपका रिवीजन जो है कंप्लीट हुआ होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।